नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिकेशन द्वारा एक शानदार श्रृंखला आपके लिए शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हम एमपीजीके के सभी टॉपिक के कुछ खास ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आ रहे हैं। जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं दो महत्वपूर्ण काम। नंबर वन, हर अलग अलग एग्जाम के जरूरी क्वेश्चन से आपको अवगत करा रहे हैं ताकि आपको नंबर ऑफ वैरायटी पता चले। नंबर सेकंड, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कर रहे हैं ताकि उस टॉपिक को वहीं तैयार करा दिया जाए जिससे संबंधित प्रश्न आया है। तो प्रश्न करते जाना है, टॉपिक तैयार करते जाना है, यह हमारा प्रयास है। अभी तक हमारी उल्टी नदी बहती थी। क्या करते थे हम पहले थ्योरी पढ़ते थे, रट्टा मारते थे, 3-4 जगह से इकट्ठा करते थे, फिर समय मिलता था तो ओटी लगाते थे, ऑब्जेक्टिव लगाते थे। अब हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्टिव लगाते लगाते डिस्कशन के माध्यम से साथ में ही टॉपिक को तैयार कर ले रहे हैं। और ये उल्टा नहीं, ये सही है। जो चला आ रहा था वो उल्टा था साथी, क्योंकि हमारा कभी नंबर ही नहीं आ पाता था ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का। हम थ्योरी में ही व्यस्त रह जाते थे, पूरा टाइम उसी में निकल जाता था। और यदि हम ऑब्जेक्टिव ही नहीं लगाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन कैसे बन रहा है, हमें पता कैसे चलेगा वैरायटीज क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि किस तरह से डील करना है। और फिर हम हताश होके आ जाते थे, बोलते थे कि यार पढ़ के तो गए थे पर आती हुई चीज गलत करे आए। आती हुई चीज गलत क्यों हुई? क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। प्रैक्टिस अच्छी क्यों नहीं थी? क्योंकि डिस्कशन नहीं था, ओटी नहीं लगाए थे। क्या बातें क्लियर है? वैरायटी नहीं पता थी कि यह भी प्रश्न बन सकता है। तो इन सारी समस्याओं, उलझनों का समाधान करते हुए हम लोग आपके लिए प्रस्तुत हैं और सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन हर टॉपिक के संबंधित मध्य प्रदेश के। तो आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र। जलवायु से संबंधित जरूरी तथ्य देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन जलवायु का आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आपके लिए देखना आसान हो। पहला प्रश्न, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? मध्य भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसके लिए आपको मध्य प्रदेश का भौगोलिक अवस्थिति समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? भौगोलिक अवस्थिति, कि मध्य प्रदेश अक्षांशीय स्थिति में कहां से कहां के बीच विद्यमान है। यदि ये पृथ्वी है तो मध्य प्रदेश जो है दोस्तों वो यहां है, यहां यहां यहां, और इसके बीच से निकलती है ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री, है ना? ये हमें पता होनी चाहिए। चलिए, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है बेटा? मध्य से गुजरती है। पर कई अतिरिक्त तथ्य, क्या है अतिरिक्त तथ्य? हम अलग अलग चैप्टर में, अलग अलग वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि कर्क रेखा पे 2 प्रश्न और बनते हैं जो आपसे बनने चाहिए। पहला ये कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और उन 14 जिलों के नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या है नाम? शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर, उज्जैन, रतलाम। ये हैं 14 जिले। देखिए यहां भी लिखे हुए हैं राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, आगर, शहडोल, जबलपुर। और ये नाम आप बिल्कुल सीक्वेंस में करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मध्य प्रदेश है तो यहां से यहां तक के जिले पूर्व से पश्चिम के सीक्वेंस में होने चाहिए कि शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, सीहोर, राजगढ़, आगर, उज्जैन, रतलाम, ये सारे ऐसे। क्या बातें क्लियर है? और ये सब आपको तभी हो पाएंगे जब आप नक्शे का अध्ययन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, अच्छे से करेंगे, रटना नहीं पड़ेगा। सारे राज्य, सारे जिले आपको ऐसे सीक्वेंस में दिखेंगे जैसे मैंने अभी आपके सामने बोल दिया। क्या बातें क्लियर हैं? प्रश्न बनता है साथियों कि निम्न में से किससे कर्क रेखा गुजरती है, किससे नहीं गुजरती है, आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए व्याख्या में एक आपका तथ्य और तैयार हो गया, कौन कौन से जिले हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलवायु मतलब मौसम जो मध्य प्रदेश का है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसे प्रभावित कर सकते हैं, उसे परिवर्तित कर सकते हैं? पहला, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा, समुद्र तल से दूरी। तीसरा, धरातलीय स्वरूप। और चौथा, उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त सभी। क्यों? थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। देखिए अक्षांशीय स्थिति किसी भी क्षेत्र की क्या है उस पर निर्भर करता है कि इसमें सूर्य का प्रकाश कितना पड़ेगा। ये तो आप समझते हैं भाई। यदि 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 कोई भी क्षेत्र
23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा से 23.5 डिग्री साउथ मतलब मकर रेखा के बीच में इस वाले पट्टे पे, तो ऑब्वियसली सूर्य का प्रकाश यहाँ लंबवत पड़ेगा, सीधा पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस पट्टे पे ज्यादा पड़ता है। अच्छा, यदि कोई क्षेत्र ऐसा है जो ऊपरी या उच्च अक्षांशीय रेखाओं पर बसा हुआ है, तो वहां पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है, आप सभी जानते हैं, ध्रुवों की तरफ सूर्य का प्रकाश तिरछा जाता है। तो अक्षांश रेखा से यह तय होगा ना कि सूर्य का प्रकाश कितना पड़ेगा, और सूर्य का प्रकाश कितना पड़ेगा उससे तय होगा तापमान कितना है, और तापमान से तय होता है कि मौसम कैसा रहेगा, और मौसम से तय होता है कि जलवायु कैसी रहेगी। तो अक्षांशीय स्थिति तो है जो प्रभावित कर रही है। दूसरा, समुद्र तल से दूरी। भाई समुद्र यदि नजदीक है तो समुद्री पवनें आएंगी। भाई गर्म हवा जब समुद्र के ऊपर से जाती है तो वो समुद्र के पानी को अवशोषित कर लेती है, भाप में कन्वर्ट कर देती है, और फिर वही भाप आगे जाके बरसात करा देती है। इस तरह से कई चीजों को प्रभावित करता है समुद्र का होना। वर्षा को प्रभावित करता है समुद्र का होना, आर्द्रता को प्रभावित करता है समुद्र का होना, और आर्द्रता, वर्षा ये सब प्रभावित करती है जलवायु को। अतः समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करेगी। तीसरा, धरातली स्वरूप। अरे धरातल कैसा है, धरातल कैसा है? घाटी वाला क्षेत्र है, मैदान वाला क्षेत्र है, पहाड़ वाला क्षेत्र है, पर्वत वाला क्षेत्र है, क्या इससे जलवायु तय नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आप राजस्थान को लीजिए, अरावली पर्वत का नाम सभी ने सुना है, राजस्थान का अरावली। अब आप जानते हैं कि राजस्थान के एक हिस्से पे तो भाई साहब बाढ़ आ जाती है, और राजस्थान का जो दूसरा पट्टा है वहां पर मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, सूखा पड़ जाता है, पानी है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अरावली पर्वत। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये पर्वत है, ठीक, अब यहां से हवा आई अपने साथ पानी लेके, आर्द्रता लेके, अब इस पर्वत से जब वो टकराई तो उस आर्द्रता युक्त वायु ने पूरा पानी यहीं गिरा दिया, इसी तरफ, इस तरफ बुझा ही नहीं पाई। तो एक तरफ तो बहुत पानी गिर गया, बरसात आ गई, और सॉरी बाढ़ आ गई, और दूसरी तरफ जो है वो सूखा पड़ गया। हाँ या ना? तो बरसात हो गई और एक जगह सूखा पड़ गया, मतलब मौसम अलग अलग है, अलग अलग जलवायु है। ये कैसे तय हुआ? बिकॉज ऑफ धरातलीय स्थिति, मतलब वहां पे पर्वत था तो उसने सारी चीजें प्रभावित कर दी। तो ये सभी फैक्टर जो हैं ये प्रभावित करेंगे किसको बच्चा? जलवायु को। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी की जलवायु कैसी है? नर्मदा घाटी, याद करो मैंने प्राकृतिक विभाजन वाले चैप्टर में पढ़ाया है। जब मैं मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन आपको पढ़ा रहा था, उस चैप्टर में मैंने आपको हर क्षेत्र की लोकेशन समझाने का प्रयास किया था। तो नर्मदा घाटी कहां था? इमेजिन करो, ये जो स्क्रीन है आपका मध्य प्रदेश है, इसमें जो बिल्कुल दक्षिण वाला पट्टा है ये सतपुड़ा है, इस सतपुड़ा वाले पट्टे के ऊपर वाला जो पट्टा है ये नर्मदा घाटी है। इसके ऊपर जाओ, इधर पश्चिम में देखो ये मालवा है, मालवा से इधर ये वाला पट्टा देखो पूर्व में ये विंध्याचल है, इसके ऊपर जाओ ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड से इधर ऊपर जाओ ये मध्य भारत का पठार, फिर इधर बुंदेलखंड के इधर जाओ ये रीवा पन्ना का पठार, और बिल्कुल पूर्व में आ जाओ तो पूर्वी पठार मतलब बघेलखंड। ये सब हमने पढ़ा था दोस्तों। तो नर्मदा सोन घाटी कहां बताया? सतपुड़ा के ऊपर और मालवा के नीचे, मतलब मालवा और सतपुड़ा के बीच में, उस नर्मदा सोन घाटी की बात हो रही है। और कितने एरिया में फैली हुई थी ये नर्मदा सोन घाटी? ये नर्मदा सोन घाटी फैली थी 27.92% एरिया पर। टोटल मध्य प्रदेश का 27.92 कवर करता है नर्मदा सोन घाटी, ये देखा था हमने साथियों। और एक चीज और देखी थी कि ये जो नर्मदा सोन घाटी है प्रदेश का सबसे गहरा, सबसे निचला क्षेत्र माना जाता है। और एक बात और मैंने आपको बताई थी कि इस नर्मदा सोन घाटी को मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ रिवर सिस्टम, बिकॉज ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड। तो वो जो नर्मदा सोन घाटी, वहां की जलवायु कैसी है? गर्मी में साधारण गर्म, सर्दी में साधारण ठंडी। आई एम सॉरी, गर्मी में साधारण गर्म और सर्दी में ठंडी, गर्मी में बहुत गर्म, सर्दी में साधारण ठंडी, गर्मी में बहुत गर्म, सर्दी में बहुत ठंडी। कौन सी है? तो भैया करेक्ट आंसर इज बी। ऐसे प्रश्न बनेंगे, अभी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ग्रीष्म में तो बहुत गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंडी। इस तरह की जलवायु है नर्मदा सोन घाटी की, आपको स्पष्ट होना चाहिए। क्यों? अरे नर्मदा सोन घाटी जलीय क्षेत्र है,
और ऊपर से कहां है? सतपुड़ा के थोड़े से ऊपर, सतपुड़ा के थोड़े से ऊपर। थोड़े और ऊपर जाएंगे तो इसी के मध्य से निकलेगी कर्क रेखा। मतलब कहीं ना कहीं कर्क रेखा से ज्यादा दूर नहीं है। तो गर्म में तो बहुत गर्म पड़ेगा ना, और जब सर्दी का मौसम आएगा तो सर्दी में भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो पाएगी, बिकॉज उसकी लोकेशन। क्या बात है, क्लियर है? आगे बढ़ते। अच्छा, वही मालवा के पठार की बात करें तो मालवा का पठार जो है वो गर्मी में साधारण गर्म रहता है, सर्दी में साधारण ठंडा रहता है। वो भी उसकी अपनी अवस्थिति के कारण होता है कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में उसकी लोकेशन उस तरह की है, और वो जलीय क्षेत्र नहीं है, ये जलीय क्षेत्र है। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। कौन से मानसून से मालवा के पठारी प्रदेश में वर्षा होती है? कौन से मानसून से मालवा के पठारी क्षेत्र में वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कच्छ की हवा या अरब सागर से आने वाला मानसून? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर है अरब सागर से आने वाला मानसून। ठीक, अब जरा पॉइंट समझ लो। एक देखो क्या होता है, मानसून जो भारत में आता है वही तो मध्य प्रदेश में भी आएगा। तो अपन भारत के मानसून के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मानसून मतलब वह हवा जो वर्षा कराएगी, ठीक है, बरसात कराएगी। दोस्तों, इस स्क्रीन को अब इस बार भारत मानो, इसको मानो केरल, भारत का सबसे साउथ वाला बिंदु, ठीक। उसके नीचे हिंद महासागर, सागरी क्षेत्र आपको पता है। अब होता क्या है कि गर्म हवाएं वो सागरी क्षेत्र से पानी लेती हैं और वो भाप बनाती हैं उसको, और वही भाप बना के उसी आर्द्रता युक्त वायु का जब भारत में प्रवेश होता है तो वही जो है वो बरसात करा देती है। बिल्कुल संक्षेप में बता रहा हूं। तो जो वायु राशि आर्द्रता मतलब पानी को लिए भारत में घुसती है, ये भारत को मान लो केरल के तट से घुस रही है, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून, क्योंकि दक्षिण पश्चिम दिशा से आ रही होती। दक्षिण पश्चिम दिशा के कारण कहते हैं दक्षिण पश्चिम। और किस तरफ जा रही है? उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इसलिए नाम पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल ये है भारत, तो ये हवा ऐसी घुस रही है, ऐसी, तो दक्षिण पश्चिम से जा रही है उत्तर पूर्व की तरफ, इसलिए नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून। इतना क्लियर? तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में घुस गया जो बरसात कराने वाला है। ओके, अब यही दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये जब भारत में घुसा मतलब केरल के तट से, तो ये दो भागों में बढ़ गया। एक जो इसकी शाखा थी वो भारत के पूर्व में चले गई और एक शाखा भारत के पश्चिम में चले गई, क्योंकि भारत ऐसा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, नीचे से एक शाखा यहां चली गई, एक शाखा यहां चली गई। ठीक है भैया। अब जो यहां वाली शाखा जाएगी पश्चिम में, तो यहां पश्चिम में उसे कौन सा सागर मिलेगा? पश्चिम में उसे मिलेगा अरब सागर। यहां आपको पता है भारत के यहां। और यहां पूर्व में जो हवा जाएगी उसे कौन सा सागर मिलेगा? बंगाल की खाड़ी, जहां से वो फिर से पानी लेंगी और फिर जब इधर घुसेंगी भारत के अन्य भागों में तो बरसात कराएंगी। तो मध्य प्रदेश कहां है? सॉरी, मध्य प्रदेश का मालवा कहां है? मध्य प्रदेश के पश्चिम में। तो वहां कौन सी शाखा आएगी? ऑब्वियसली अरब सागर वाली शाखा या बंगाल की खाड़ी वाली शाखा? तो अरब सागर वाली शाखा। तो अरब सागर वाली शाखा यहां आएगी और यहां बरसात कराएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि मालवा के पठार में बरसात कौन कराता है? अरब सागर वाली शाखा, क्योंकि पश्चिम वाली वो घुसी। ठीक है। अब थोड़ी सी एक बात और सुन लीजिए। और मध्य प्रदेश के जो जितने भी पूर्वी क्षेत्र हैं वहां बरसात कौन कराएगी? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। बड़ा सिंपल है ना? ये शाखा एंटर हुई, ये भारत के दो भागों में बढ़ गई, ये अरब सागर में निकल गई, ये बंगाली खाड़ी में निकल गई, ये अरब सागर में निकल गई। ये दोनों ही मध्य प्रदेश में घुसेंगी। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले हिस्से में अरब सागर वाली शाखा से बरसात होगी और मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले हिस्से में बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से बरसात होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। अब कुछ अतिरिक्त तथ्य जान लीजिए। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा के कारण होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के कारण, जो दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्व में चला गया है उसके कारण। ठीक। और सुनिए, मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक बरसात है वो कहां होगी? तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है। ये मध्य प्रदेश है, इसका दक्षिण पूर्वी ये वाला पट्टा ले लीजिए, यहां सर्वाधिक बरसात होगी। ये दूसरा फैक्ट जान लीजिए। ये जो बरसात है, ये बरसात का ऋतु है, मौसम है, इसे क्या कहा जाता है मध्य प्रदेश में? चौमासा कहा जाता है।
ये आप सुन लीजिए। तो ये सारे अतिरिक्त तथ्य आपको पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और हम क्या बता सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि ये जो दोनों शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी शाखा और एक अरब सागर शाखा, ये दोनों शाखाओं का मिलन मध्य प्रदेश में कहां होता है? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है जहां दोनों शाखाओं का योगदान है बरसात कराने में? बंगाल की खाड़ी शाखा का भी और अरब सागर की शाखा का भी। तो वो क्षेत्र है बिंद का बघेलखंडी क्षेत्र। ये भी पता होना चाहिए। क्या बातें क्लियर है? आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य भारत के पठार में कम वर्षा होने का क्या कारण है? अब पहले तो पता होना चाहिए मध्य भारत का पठार कहां है। ये मध्य प्रदेश यदि आप ले लो तो जो सबसे टॉप पे है वो मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड के भी ऊपर, और यहां बरसात कम हो रही है भाई साहब। तो जरा एक बात समझ लो यार, है ना। और मैं आपको बोल रहा हूं कि जो अतिरिक्त बातें मैं बता रहा हूं वो आप नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि स्क्रीन पे जगह नहीं होती बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लीज समझिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होगी? दक्षिण पूर्व में। मतलब यदि ये मध्य प्रदेश है तो इसके यहां, ठीक। उसके बाद मध्य प्रदेश के उत्तर में, फिर मध्य प्रदेश के मध्य में, और फिर मध्य प्रदेश के पश्चिम में। ठीक, इस तरह से बरसात का वितरण होता है मध्य प्रदेश में। ठीक, तो जो ये वाला हिस्सा है बिल्कुल उत्तर, उत्तर के भी और ऊपर मध्य भारत का हिस्सा, यहां भी कम बरसात होती। कारण क्या है? कारण है नंबर ए पठारी प्रदेश, नंबर बी राजस्थान का करीब होना, नंबर सी पहाड़ी इलाका होना, और नंबर डी मानसून का प्रभाव कम होना। तो ऑब्वियसली आंसर है नंबर डी, मानसून का प्रभाव कम होना। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में यहां मानसून घुसा तो दक्षिण पूर्व में सबसे ज्यादा बरसात करा दी, फिर वो गया भैया उत्तर, फिर गया वो उत्तर। तो जब तक मानसून थोड़ा कमजोर हो गया, क्या बात है क्लियर है, फिर गया मध्य और फिर गया पश्चिम। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मानसून का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके कारण यहां पर कम बरसात होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित जानकारी जुटाने वाली वेधशाला कहां है? साथियों, इंदौर, भोपाल, पचमढ़ी या शिवपुरी? तो करेक्ट आंसर है इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली वेधशाला है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? तापांतर, तापांतर मतलब होता है ताप में अंतर, टेम्परेचर डिफरेंस। नहीं समझे आप? दिन का हाईएस्ट कितना था और दिन का लोएस्ट कितना था, हाईएस्ट और लोएस्ट ताप के बीच का अंतर कहलाता है तापांतर। ठीक, तो मार्च, अप्रैल, मई या जून? तो करेक्ट आंसर है मार्च। मार्च का महीना सर्वाधिक तापांतर वाला महीना माना जाता है। और यदि प्रश्न आए कि सबसे गर्म वाला महीना कौन सा माना जाता है, तो मई वाला माना जाता है। पता होना चाहिए। क्या बातें क्लियर हैं? चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कि निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा था, वहां हमने देखा था, क्या देखा था कि बंगाल की खाड़ी शाखा, अरब सागर शाखा, दो शाखाओं में बढ़ जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून, और बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले पट्टे पे अरब सागर मानसून के कारण बरसात होती है, मध्य प्रदेश के पूर्वी वाले पट्टे पे बंगाल खाड़ी शाखा के कारण वर्षा होती है। पर दोनों का मिलन भी कहीं होता है, और कहां होता है? विंध्याचल के ऊपर विद्यमान बघेलखंड क्षेत्र पे होता है। ये बताया था आपको। देखिए क्या लिखा है, नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, विंध्य प्रदेश या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों द्वारा बरसात होती है। और विंध्य कहां है दोस्तों? फिर रिकॉल करवा रहा हूं, ये सतपुड़ा, ये नर्मदा सोन घाटी, ये मालवा, और मालवा के यहां से पूरा पट्टा विंध्य। ठीक है, रीवा, पन्ना पठार, बघेलखंड पठार, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? ओहो दोस्तों, पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है भिंड और चौथा है शिवपुरी। तो करेक्ट आंसर है भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए कुछ इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के भिंड में की गोहद तहसील में 55 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, और सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में 213.3 सेंटीमीटर तक दर्ज की गई। दोस्तों डिटेल में आपको 4 अतिरिक्त तथ्य जानने को मिले। पहला कि
चलो, भिंड के गोहद तहसील में सबसे कम वर्षा होती है, ये तो ठीक है, पर कितनी होती है? तो दोस्तों 55 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ये पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा कहां दर्ज की गई? तो मध्य प्रदेश के पचमढ़ी क्षेत्र में की गई। कहां है पचमढ़ी? होशंगाबाद के पिपरिया क्षेत्र में। और लगभग 213.3 सेंटीमीटर, 200 के ऊपर, मतलब यहां के कंपैरिजन में लगभग 4 गुना, ये पता होना चाहिए। और बरसात को या वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं? चौमासा कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमासा। और जब पश्चिमी विक्षोभ, जिसे अपन वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं, उसके कारण जब वर्षा होती है तो उसे कहते हैं मावत। अब ये क्या है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ मतलब कई बार ये होता है ना कि बिन मौसम बरसात हो गई, आसान भाषा में समझो। पर बरसात का मौसम नहीं है, गर्मी वगैरह, जैसे अभी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है पर कई बार बरसात होती हुई दिखती है, तो इस तरह की बरसात को क्या बोलते हैं? दूसरे मौसम में जब बरसात होती है तो क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विक्षोभ, मतलब मौसम के डिस्टरबेंस के कारण होने वाली वर्षा। अब उसके पीछे कॉन्सेप्ट बड़ा अलग है, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, मैं उस सब पे नहीं जा सकता अभी, नहीं तो हम भटक जाएंगे। बट उसके कारण जो वर्षा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मावत कहते हैं। ठीक, ये भी पता होना चाहिए साथ ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा, देखिए राज्य वन सेवा परीक्षा 2010 में आया, स्टेट लेवल का एग्जाम, उसमें 2010 में क्वेश्चन आया। पहला ऑप्शन है 125.6 सेंटीमीटर, दूसरा 121.3 सेंटीमीटर, तीसरा 112 सेंटीमीटर और चौथा 119.5 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज 112 सेंटीमीटर। साथियों 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा है मध्य प्रदेश की, यह पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश का औसत तापमान कितना होता है? यदि तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस होता है। तापमान जब पूछे तो 21 लगाना औसत, और बरसात पूछे तो 112 लगाना। ठीक, और बरसात सबसे ज्यादा कहां हो रही है? दक्षिण पूर्व में हो रही है। और यदि जिले के हिसाब से बात करें तो सबसे कम किस जिले में हो रही है? भिंड में हो रही है, सबसे ज्यादा पचमढ़ी में हो रही है। ठीक, पचमढ़ी मींस जिला नहीं, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत वो विद्यमान है। चलिए अगला, मध्य प्रदेश में बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? नंबर 1 21.75, नंबर सेकेंड 25.3, 19.14 और 27.3। कितना है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज 21.75। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ी सी डिटेलिंग पे जाते हैं। मध्य प्रदेश में बंजर भूमि 21.75% क्षेत्र पर है। आगे देखें, यह अधिकतर प्रदेश के 17 जिलों में फैली हुई है। मतलब प्रदेश के लगभग कितने जिले हैं जो भूमि की बंजरता से प्रभावित हैं? तो आप 17 जिले टिक लगा के आइएगा। ठीक, 17। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या होगा? ऑब्वियसली बुंदेलखंड वाला पट्टा ज्यादा होगा या मध्य प्रदेश के उत्तरी वाला क्षेत्र ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां बरसात का पानी उतना पहुंच नहीं पाता है, पहुंचते पहुंचते मानसून जो है वो कमजोर पड़ जाता है, अभी हमने देखा था। तो श्योपुर, भिंड, मुरैना, ये वाला पट्टा यहां आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो जो भौगोलिक संरचना है बुंदेलखंड वाले पट्टे की, वो भी थोड़ी अलग है। टोकरी नुमा आकार है बुंदेलखंड का। तो क्या होता है, बरसात का पानी ऊपर से गिरता भी है तो वो ठहरता नहीं है, वो बह जाता है। ठीक, तो ओवरऑल सूखा पानी या बंजरता देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी कारण बुंदेलखंड जो है वो विपन्न क्षेत्र स्वीकारा जाता है। विपन्न मीन संपन्न का अपोजिट, मतलब बहुत गरीबी है, बहुत गुर्बत है, बहुत ज्यादा, क्योंकि फर्टिलिटी नहीं है ना, उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रदेश का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है? गर्म क्षेत्र, इंदौर का क्षेत्र, भोपाल का क्षेत्र, सतपुड़ा का क्षेत्र या ग्वालियर का क्षेत्र? दोस्तों करेक्ट आंसर है ग्वालियर का क्षेत्र। ठीक, अब 2-3 बातें सुन लीजिए। गर्म क्षेत्र की बात आई है तो गर्मी से रिलेटेड 2-3 तथ्य देख लीजिए। पहला तो यह कि गर्मी की शुरुआत मध्य प्रदेश में मार्च से हो जाती है और जून तक रहती है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, सबसे ज्यादा गर्म महीना कौन सा रहता है? तो मई का रहता है, ये दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट, सबसे गर्म जिला या सबसे गर्म क्षेत्र जैसा आपने देखा ग्वालियर का क्षेत्र, तीसरा पता चल गया। चौथा, यदि स्थान विशेष के रूप में सबसे गर्म स्थान पूछे, एक पर्टिकुलर प्लेस जो गर्म हो रहा है, तो वह गंजवा सौदा। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सबसे गर्म
स्थल यदि पूछ ले तो खजुराहो भी लगा सकते हैं, कई बार खजुराहो में भी दर्ज हुआ। तो सबसे गर्म क्षेत्र खजुराहो, एक स्थान विशेष के रूप में सबसे गर्म तो गंजवा सोदा, और एक जिले के रूप में सबसे गर्म तो ग्वालियर। तीनों में अंतर समझिए, सबसे गर्म स्थल खजुराहो, एक जिले के रूप में सबसे गर्म ग्वालियर, और एक स्थान विशेष के रूप में सबसे गर्म गंजवा सोदा। ठीक, चलो एक बात ये पता चल गई। एवरेज टेम्परेचर कितना होता है मध्य प्रदेश में, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा और यदि हम तथ्य देखें तो गर्मी या जो ग्रीष्म ऋतु है इसे मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, इसे यूनाला कहा जाता है, यूनाला, ये आपको बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 110 या 112, तो करेक्ट आंसर है 112 सेंटीमीटर। ठीक, और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो भी सबसे ज्यादा कहां होगी, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने में एक जैसा मान प्रदर्शित करेगा कौन सा पैरामीटर या कौन सा अंक, -0 डिग्री, -48 डिग्री, -40 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। साथियों, -40 डिग्री पर जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होता है वो दोनों एक ही आंकड़ा प्रदर्शित करेगा। आगे देखते हैं। मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा, श्रेष्ठ जलवायु, हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग या सुलेमान, तो साथियों करेक्ट आंसर है फाहियान। कौन है फाहियान, ये प्रश्न आता है कई बार, इससे संबंधित दूसरे प्रश्न भी बने हैं, जरा समझिए। फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, चाइनीज, जो भारत आया था घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। ठीक, किसके टाइम पीरियड में आया था, तो उस समय यहां पर मतलब मध्य प्रदेश में या यहाँ के मालवा क्षेत्र पर शासन था गुप्त वंश के एक राजा जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। वही चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे राजा विक्रमादित्य भी कहा जाता है, तो कई जगह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी दिखेगा। तो विक्रमादित्य उनका वास्तविक नाम नहीं था, वास्तविक नाम तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी। और विक्रमादित्य की उपाधि धारित भारत के कुल 14 राजाओं ने की थी, उनमें से एक थे वो। ठीक, और यही चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे जिनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, और उन 9 रत्नों में एक रत्न कालिदास भी थे। ये सारी बातें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था चीनी यात्री फाहियान। और फाहियान जब आया मध्य प्रदेश तो यहां उसने 2 बातें कही। एक तो मालवा की जलवायु को दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु का, और दूसरा मध्य प्रदेश का जो समाज है, सोसाइटी है, उसे सुखी और संपन्न बताया। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि किस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और संपन्न बताया, फाहियान ने बताया। क्या बात है, क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो फाहियान है करेक्ट आंसर। अच्छा, मालवा की जलवायु श्रेष्ठ क्यों है? क्या फाहियान ने कह दिया बस इसलिए श्रेष्ठ है? नहीं, कुछ और कारण भी होंगे ना। तो दोस्तों, मालवा की जलवायु श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया, यह सम जलवायु है। तो एक प्रश्न यह भी बनेगा कि जलवायु का स्वरूप क्या है, तो सम जलवायु है। सम का क्या मतलब होता है? सम का मतलब होता है गर्मी में बहुत गर्म नहीं और शीत में बहुत सर्द नहीं। मतलब गर्मी में जब गर्मी पड़ेगी तो साधारण होगी, ठीक, और शीत ऋतु जब आएगी तो सर्दी भी साधारण पड़ेगी। तो मौसम साधारण सा बना रहता है, बहुत ज्यादा अतिवादी प्रभाव जनता को झेलना नहीं पड़ता है, इसलिए शानदार है। क्या बात है, क्लियर? इसलिए कई लोग दोस्तों मध्य प्रदेश में आते हैं रहने के लिए, क्योंकि स्वास्थ्यवर्धक है ना ये वाला क्षेत्र, ये रीजन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु है मानसूनी प्रकार की, शुष्क जलवायु, गर्म और शुष्क दोनों, या साधारण जलवायु? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है मानसूनी प्रकार की जलवायु। क्यों? क्यों मानसूनी प्रकार की? क्यों? क्योंकि भाई दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है प्रदेश में, जैसे भारत में करता है, उसी का विस्तारित रूप मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। और वही तो फिर डिसाइड करता है ना कि जलवायु मौसम कैसा रहेगा, वर्षा वाला रहेगा, ठंड वाला रहेगा, गर्मी वाला रहेगा। क्लियर? तो मानसूनी प्रकार की जलवायु। चलिए, करेक्ट आंसर इसका यही होगा। दोस्तों, जल विभाजक रेखा निम्न में से किसे कहते हैं?
60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 90 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा या 130 सेंटीमीटर वर्षा रेखा? तो करेक्ट आंसर है 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसे जो है वो विभाजक रेखा कहा जाता है। अब आप बोलोगे विभाजक क्या चक्कर है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसा मैंने बताया पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से पे सर्वाधिक वर्षा होती है, पश्चिम पे कम वर्षा हो रही है, बल्कि सबसे कम वर्षा हो रही है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो अब सबसे ज्यादा और सबसे कम वर्षा वाले स्थानों को विभाजित करना। तो जब वो विभाजित हो रहे हैं तो वो कौन सी डिग्री पे विभाजित हो रहे हैं? उस रेखा को क्या बोलते हैं? 75 सेंटीमीटर रेखा। मतलब 75 सेंटीमीटर जो वर्षा का पॉइंट है वो विभाजक बिंदु है। जहां कम वर्षा हो रही है वहां 75 से कम हो रही है, और जहां ज्यादा हो रही है वहां 75 से ज्यादा हो रही है। तो विभाजक बिंदु क्या हो गया? 75 सेंटीमीटर। ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्या बात है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहां होगी? देख चुके हैं। ए मंदसौर, बी रायसेन, सी भिंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो भिंड गोहद क्षेत्र, ठीक। और कितनी? 55 सेंटीमीटर। और सबसे ज्यादा कहां देखी थी? होशंगाबाद के पिपरिया के पचमढ़ी में। कितनी? 213.3 सेंटीमीटर। चलिए, और देखिए ये क्वेश्चन स्टेनो, टाइपिस्ट और असिस्टेंट ग्रेड 3 2016 में आया हुआ। इसके अलावा ये क्वेश्चन लोअर डिवीजन क्लर्क और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2014 में भी आया हुआ। क्या बात है? क्लियर है साथियों? अगला, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? क्वेश्चन मार्क। कैसी? मानसूनी, शुष्क, गर्म शुष्क या ठंडी? दोस्तों अभी हम देख चुके हैं मानसूनी। क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 और 18 दोनों में आया हुआ, देख रहे हो? एमपीपीएससी प्रीलिम्स में रिपीट हो गया क्वेश्चन एज इट इज। फिर जेल प्रहरी 2015, लैब टेक्नीशियन 2015। मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग स्तर के पेपर में आया हुआ है, क्योंकि पीएससी का स्तर अलग है, लैब टेक्नीशियन का अलग है, जेल प्रहरी का अलग है, पर तीनों तरह के एग्जाम में आया हुआ। ये खासियत है। इससे क्या आ रहा है? वैरायटी पता चल रही है आपको। अगला देखिए बच्चों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है या किसके कारण होती है? दक्षिण मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या उपयुक्त सभी? तो करेक्ट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब भी बताया आपको। पर आप बोलोगे हमने तो सोचा था कि पूरी ही वर्षा दक्षिण पश्चिम के कारण होती है। यहां तो लिखा है कि सर्वाधिक किसके कारण होती है। तो दोस्तों दूसरे भी मानसून है जिसके कारण मध्य प्रदेश में वर्षा होती है, अभी चर्चा करूंगा। पर मेनली किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम के कारण, ठीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहां अंकित किया जाता है? देखिए मैंने बोला था स्थान विशेष के रूप में गंजवा सौदा। जब जिला पूछे तो ग्वालियर लगाना, ठीक। डेयरी फेडरेशन रिक्रूटमेंट एग्जाम 2016 में आया हुआ। थोड़ा सा एक शब्द है ना, क्वेश्चन के आंसर को बदल देता है सटाक से, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा सा सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए पढ़ना है, दिमाग को खुला रखना। बहुत ज्यादा टिपिकल मामला नहीं है, थोड़ा सा जागरूकता की जरूरत है बस, और सबसे खास सक्रियता की, आपकी सहभागिता की। चलिए, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 4, 3, 2 और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है 3। 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन जो है वो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो प्रीलिम्स हुआ था 2016 उसमें आया हुआ था। अच्छा, एक बड़े राइटर हुए कालिदास जी, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। उन्होंने ऋतुओं पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है ऋतु संहार। उसमें उनके हिसाब से कितनी ऋतुएं होती हैं, तो उन्होंने उस किताब में 6 ऋतुओं का वर्णन किया। तो कालिदास की ऋतु संहार में कुल 6 ऋतुओं की बात हुई, बट एक्चुअल में मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं हो रही हैं? 3। अगला देखें, तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है? अति, मध्य, सूक्ष्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है अति। अति तापीय वर्ग में आता है, मतलब मैक्सिमम हिस्से पर, मध्य प्रदेश के मैक्सिमम हिस्से पर अधिक तापमान होता है। मालवा को यदि छोड़ दें तो मालवा में जैसा मैंने कहा साधारण गर्मी, साधारण सर्दी, पर अति ताप होता है। इसके अलावा मैक्सिमम क्षेत्र पर क्यों ऐसा क्यों? एक तो समुद्र से दूरी, मध्य प्रदेश समुद्र से अच्छा खासा दूर है, आसपास कोई समुद्र तट नहीं, और जो नियरेस्ट समुद्र तट माना जाता है वो मुंबई का माना जाता है, ठीक। दूसरा, मध्य प्रदेश कर्क रेखा के समीप है।
कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल सेंटर से गुजर रही है, और कर्क रेखा जहां सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है मार्च से जून के बीच, ये आपको बताया था। और 21 जून को तो बिल्कुल रेखा पे ही लंबवत पड़ता है, सब पे चर्चा हो चुकी। तो कर्क रेखा भी गर्म करती है, तो अति तापी वाला क्षेत्र प्रदेश। ठीक, चलिए ए आर सुब्रमण्यम और टी श्रीमन नारायण ने तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा? साथियों 4, 3, 5, 2, करेक्ट आंसर है 2, सॉरी 3। मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 वर्गों में बांटा इन दो लोगों ने। स्टेट फॉरेस्ट एग्जाम 2014 में आया हुआ प्रश्न, निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश की सर्दियां शुरू हो जाती हैं? जेल प्रहरी 2017 के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। नवंबर, जनवरी, अक्टूबर या दिसंबर? तो करेक्ट आंसर है नवंबर। नवंबर से सर्दी शुरू हो जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और गर्मी कब से शुरू होती है? मार्च से हो जाती है, ये मैंने बताया था आपको। तो आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। मार्च से जून तक रहती है गर्मी, मार्च से शुरू हो जाती है, जून तक रहेगी। ठीक, जून जुलाई से चालू हो जाती है बरसात, जो कि सितंबर तक रहेगी। ठीक, उसके बाद चालू हो जाएगा सर्दी का मौसम। तो ये जो नवंबर दिसंबर वाला क्षेत्र है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये पूरा सर्दी का क्षेत्र रहेगा। ठीक, तो बरसात यदि पूछे तो आप जून जुलाई लगाएंगे, गर्मी पूछे तो आप मार्च लगाएंगे, और सर्दी पूछे तो आप नवंबर लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? अभी बता चुका हूं आपको। अभी आपने जिले के रूप में देखा था, अब क्षेत्र के रूप में देखो। जिले के रूप में सबसे कम वर्षा हमने कहां देखी? भिंड में। और भिंड कहां है भाई? कहां है? तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में। जेल प्रहरी 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितने मौसम हैं? 3, 4, 2, 5, करेक्ट आंसर इज 3। एमपीएसआई एग्जाम 2017 में आया हुआ। आगे बढ़ते हैं साथियों। मध्य प्रदेश में अधिकतम बारिश कहां होती है? यह भी देख चुके हैं। पचमढ़ी, भिंड, ग्वालियर, बैतूल, पचमढ़ी। और ये कहां देखे थे? एक प्रश्न आया था, उसकी व्याख्या में देखे थे। मैं बार बार दोहराता हूं कि व्याख्या इतनी सटीक है कि व्याख्या में कोई चीज देख लेते हो तो अगले प्रश्नों के उत्तर बन जाते हैं आपसे। पचमढ़ी हमने व्याख्या में देखा था, 213.3 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। होशंगाबाद के पिपरिया क्षेत्र में पचमढ़ी विद्यमान है, प्रदेश का पहला एकमात्र हिल स्टेशन है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित महीने मध्य प्रदेश की दूसरी गर्मी के रूप में जाने जाते हैं। दूसरी गर्मी सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर, मई जून, जून जुलाई। तो देखो मई जून में तो मेनली गर्मी पड़ रही है, और सितंबर अक्टूबर को दूसरी गर्मी का सीजन माना जाता है मध्य प्रदेश में, उमस वाला सीजन। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न महीनों में से मध्य प्रदेश में सर्दियां कब शुरू होंगी? तो फिर देखो रिपीट हो गए, नवंबर। तो आप एक बार फिर देख लो, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये गर्मी के हैं, फिर जून, जुलाई, अगस्त ये बरसात के हैं। अभी देखा आपने सितंबर अक्टूबर द्वितीय गर्मी, मतलब फिर से गर्मी पड़ने लगी। और फिर अक्टूबर के बाद आया नवंबर, ये शीत ऋतु फिर शुरू हो गई। ठीक, ये लिख के रख लो आप। आगे बढ़ते हैं। सीधी और झाबुआ के सूर्योदय के समय पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सीधी और झाबुआ, सीधी मतलब मध्य प्रदेश के पूर्व में, झाबुआ मतलब मध्य प्रदेश के पश्चिम में। इन दोनों के सूर्योदय के समय पर विचार करें। ठीक, पहला, सीधी में सूर्योदय झाबुआ से 1 घंटे पहले होगा। झाबुआ में सूर्योदय सीधी से 1 घंटे पहले होगा। सीधी में सूर्योदय झाबुआ से आधे घंटे पहले होगा। और डी, झाबुआ में सूर्योदय सीधी से आधे घंटे पहले होगा। तो देखो भाई, पहली बात तो यह है कि सीधी जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व में है, और जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर सूर्योदय पहले होगा। तो पहली बात तो यह है कि सीधी में सूर्योदय पहले होगा। अब कितना पहले होगा? तो दोस्तों आधे घंटे पहले होगा, यह करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रश्न आ सकता है एक एंड और दूसरे एंड के बीच सूर्योदय में अंतर बताइए, आधे घंटे का है। सीधी में पहले होगा, झाबुआ में बाद में होगा, आधे घंटे पहले होगा। क्यों होगा? थोड़ा सा ज्योग्राफी याद करो साथियों। 1 डिग्री
1 डिग्री, वो जो खड़ी रेखा होती है ना उसे देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। 1 डिग्री देशांतर रेखा इधर या इधर जाओ तो प्रति डिग्री देशांतर पे 4 मिनट का अंतर आता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। उस आधार पर यदि हम काउंट करें तो मध्य प्रदेश के पूरब से मध्य प्रदेश के पश्चिम को यदि हम देखें तो बीच में कितनी ऐसी खड़ी रेखाएं पड़ेंगी पृथ्वी के ग्लोब पे देखना, और हर रेखा पे आगे बढ़ने पर कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। मैं इतना ही संक्षेप में बता सकता हूं, अभी पूरी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां से जब यहां तक जाओगे तो कितनी रेखाएं ऐसी पड़ती हैं, रेखाओं को गिनिएगा तो आप पाएंगे कि कुल 34 मिनट का अंतर आता है, लगभग 34 मिनट का। और 34 मिनट के सबसे करीब है आधा घंटा, तो इसलिए करेक्ट आंसर है आधा घंटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? जलवायु गर्म, शुष्क या मानसून? तो हम देख चुके हैं मानसून प्रकार की जलवायु। साथियों, ये थे कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न मध्य प्रदेश की जलवायु और मौसम से संबंधित। साथियों, जलवायु मौसम से संबंधित हमने कई तरह के तथ्य देखे। हमने देखा कि कोई भी मौसम जो है वो किस महीने में शुरू हो रहा है। हमने देखा कोई भी मौसम जो है उसका प्रभाव सर्वाधिक कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, चाहे बरसात का हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, तीनों में देख लिया। तीसरा, हमने देखा कि कोई भी जो मौसम पड़ रहा है उसमें जो प्रभावकारी कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से, वो कितने, हमने ये भी देखा। हमने देखा जो मौसम है ओवरऑल वो कितने प्रकार के हैं, हमने ये भी देखा। हमने ये भी देखा कि मौसम को प्रभावित करने में भौगोलिक स्थिति का रोल होता है, तो किस तरह की भौगोलिक स्थिति है, थोड़ा सा ये भी संक्षेप में समझा। तो ओवरऑल हमने थोड़ा आसपास के डायमेंशन को भी कवर करने का प्रयास किया। यह था हमारा मध्य प्रदेश की जलवायु वाला सेक्शन। आशा करते हैं हमारे इस प्रयास से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ और उसके कुछ जरूरी क्वेश्चन को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।